हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 8 न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट इज अ डायस्पोरिच नॉवल? कमेंट ऑन अ हाउस फॉर मिस्टर बिश्वास एज अ नॉवल ऑफ द डायस्पोरा। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में पहले हमें डायस्पोरिच नॉवल का मतलब समझाना है, इसका थीम, खासियत और पर्पस बताना है। उसके बाद VS नेपाल के नॉवल अ हाउस फॉर मिस्टर बिश्वास को इस कैटेगरी के एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस करना है। आंसर में आइडेंटिटी, बिलोंगिंग, डिस्प्लेसमेंट और कल्चरल स्ट्रगल जैसे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन, डायस्पोरिच नॉवल उन लोगों की कहानी बताता है जो अपने देश से दूर रहकर अपनी पहचान और बिलोंगिंग के साथ स्ट्रगल करते हैं। ऐसे नोवेल्स में पुरानी और नई संस्कृति के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। VS नेपाल का अ हाउस फॉर मिस्टर बिश्वास एक क्लासिक डायस्पोरिच नॉवल है जो त्रिनिदाद में रहने वाले एक इंडियन इमिग्रेंट फैमिली के जीवन को दिखाता है। यह नॉवल आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस के सर्च को सिंबॉलिकली एक्सप्लोर करता है। मेन बॉडी। 1. डायस्पोरा और डायस्पोरिक नॉवल का कॉन्सेप्ट। डायस्पोरा का मतलब है अपने देश से बिखर जाना, यानी लोगों का माइग्रेशन और उनका नई जगह पे बसना। लिटरेचर में डायस्पोरिच राइटिंग UNHI इमोशंस और स्ट्रगल्स को दिखाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, नॉस्टैल्जिया और आइडेंटिटी क्राइसिस। ऐसे राइटर्स जैसे सलमान रुश्दी, जंपा लाहिरी और नेपाल अपनी राइटिंग के जरिए बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने पुराने और नए कल्चर के बीच बैलेंस बनाता है। 2. VS नेपाल के राइटिंग का बैकग्राउंड। नेपाल खुद त्रिनिदाद में एक इंडियन फैमिली में पैदा हुए थे। उनके एंसेस्टर्स इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, इसलिए उनका पर्सनल बैकग्राउंड उनकी राइटिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अ हाउस फॉर मिस्टर बिश्वास में उन्होंने एक इमिग्रेंट के स्ट्रगल को दिखाया है जो अपने लिए एक जगह और आइडेंटिटी बनाना चाहता है। मिस्टर बिश्वास का जर्नी एक सिंबॉलिक जर्नी है, पूरे डायस्पोरिच समझ का रिप्रेजेंटेशन है जो बिलोंगिंग और डिग्निटी के लिए लड़ रहा है। 3. मिस्टर बिश्वास, डायस्पोरिच स्ट्रगल का प्रतीक। मिस्टर बिश्वास एक गरीब इंडियन फैमिली में जन्मा होता है और पूरी जिंदगी स्टेबिलिटी ढूंढने में निकल जाती है। उसके लिए घर एक ड्रीम नहीं बल्कि अपनी पहचान का सिंबल है। जब वो अपना घर बनाता है तो वो अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को रिक्लेम करता है। ये पूरे डायस्पोरा की कहानी है, लोग जो अपनी मिट्टी से दूर हैं पर अपना एक घर यानी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। 4. एलियनेशन, आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के थीम्स। नोवेल में एलियनेशन और आइडेंटिटी का स्ट्रॉन्ग थीम है। मिस्टर बिश्वास ना तो पूरी तरह इंडियन है और ना ही ट्रिनिडाडियन, बीच में अटका हुआ। उसका हर नया घर, हर नई जॉब एक अटेम्प्ट है एक परमानेंट बिलोंगिंग ढूंढने का। ट्रिनिदाद के मल्टीकल्चरल सोसाइटी में ये कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है, जहां नए और पुराने वैल्यूज का क्लैश होता है। हाउस यहां एक पावरफुल मेटाफोर बन जाता है, एक स्टेबल आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के लिए। 5. नेपाल का स्टाइल और डायस्पोरा की रिप्रेजेंटेशन। नेपाल का स्टाइल रियलिस्टिक और आयरॉनिक दोनों है। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के छोटे छोटे स्ट्रगल्स को इमोशनल डेप्थ के साथ लिखा है। नोवेल में ह्यूमर और ट्रेजेडी दोनों का बैलेंस है, जो एक इमिग्रेंट के लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। उनके लिए हाउस एक साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल आइडेंटिटी का सिंबल है। कंक्लूजन, अ हाउस फॉर मिस्टर बिश्वास एक इमोशनल और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है एक इमिग्रेंट के स्ट्रगल का। मिस्टर बिश्वास के थ्रू नेपाल ये दिखाते हैं कि आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के लिए एक इंसान किस हद तक जा सकता है। हाउस यहाँ एक सपना है, एक जगह जहाँ इंसान अपना हो सके। यह नॉवल पूरे डायस्पोरिच एक्सपीरियंस का प्रतिनिधित्व करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 6. Do you think popular cultural forms such as the calypso had an impact on Walcott's poetry? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कैरिबियन म्यूजिक फॉर्म कैलिप्सो ने डेरेक वॉलकॉट की पोएट्री पर कैसे असर डाला। हमें ये समझाना है कि वॉलकॉट ने लोकल कैरिबियन रिदम, लैंग्वेज और कल्चर को अपनी पोएम्स में किस तरह से इंक्लूड किया और कैसे उन्होंने क्लासिकल और फोक स्टाइल को कंबाइन किया।
आंसर, इंट्रोडक्शन। डेरेक वॉलकॉट, जो एसटी लुसिया के एक नोबेल प्राइज विनिंग पोएट, उनकी पोएट्री का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है उनका कैरेबियन कल्चर और यूरोपियन ट्रेडिशन का मिक्स। कैलिप्सो एक फोक म्यूजिक फॉर्म है जो त्रिनिदाद से आई और जिसमें रिदम, सैटायर और स्टोरी टेलिंग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। वॉलकॉट ने इस म्यूजिक के रिदम और फील को अपनी पोएम्स में इनकॉर्पोरेट किया। इस आंसर में हम देखेंगे कि कैलिप्सो ने वॉलकॉट की पोएट्री के थीम्स, स्टाइल और आइडेंटिटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया। मेन बॉडी। 1. कैलिप्सो कैरिबियन कल्चर की आवाज। कैलिप्सो स्लेवरी और कॉलोनियल ऑपरेशन के समय डेवलप हुआ, जहां लोग अपनी बात रिदम और म्यूजिक के थ्रू रखते थे। वॉलकॉट ने इस ट्रेडिशन से इंस्पिरेशन ली और अपनी पोएट्री में कॉन्वर्सेशनल और रिदमिक टोन यूज की। उनकी लाइन्स में म्यूजिकलिटी और लोकल स्पीच पैटर्न्स क्लियरली सुनाई देते हैं। एग्जाम्पल, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका और द स्कून ऑफ लाइट जैसे पोएम्स में कैलिप्सो का रिदम और कैरिबियन बीट्स का असर दिखाई देता है। 2. रिदम, लैंग्वेज और ओरल ट्रेडिशन का कनेक्शन। वॉलकॉट के लिए ओरल ट्रेडिशन उनकी आइडेंटिटी का मेन पार्ट था। उनकी पोएम्स में स्टोरी टेलिंग और आयरनी कैलिप्सो सिंगर्स जैसे लगते हैं। उन्होंने क्रियोल और इंग्लिश मिक्स करके लिखा, जिससे कैरिबियन वॉइस को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी मिली। इससे कॉलोनियल इंग्लिश का डोमिनेंस ब्रेक हुआ और लोकल बोली को पोएटिक फॉर्म मिली। एग्जाम्पल, द स्कून ऑफ लाइट में शबीने का टोन एक कैलिप्सो सिंगर जैसा है, जिसमें पोएट्री एक जिंदा परफॉर्मेंस बन जाती है। 3. कैलिप्सो के थीम्स, आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस। कैलिप्सो के सॉन्ग्स अक्सर ऑपरेशन, आइडेंटिटी और कल्चरल प्राइड के थीम्स लेते हैं। वॉलकॉट ने भी यही थीम्स अपनी पोएट्री में एक्सप्लोर किए। उनकी पोएम्स कैलिप्सो की एनर्जी और डिफायंस से भरी होती है। वॉलकॉट एक ऐसे पोएट हैं जो अपनी यूरोपियन और कैरिबियन दोनों आइडेंटिटीज को बैलेंस करते हैं, जैसे कैलिप्सो सिंगर्स अपने कल्चर को सेलिब्रेट और क्रिटिसाइज दोनों करते हैं। एग्जाम्पल, ओमेरोस में उन्होंने कैरिबियन फिशरमैन को एपिक हीरोज बना दिया, बिल्कुल वैसे जैसे कैलिप्सो लोकल कहानियों को बड़ा बना देता है। 4. लोकल और यूनिवर्सल का संगम। कैलिप्सो से इंस्पायर्ड रिदम और इमेजरी के जरिए वॉलकॉट ने कैरिबियन एक्सपीरियंस को यूनिवर्सल बना दिया। उन्होंने दिखाया कि कैरिबियन फोक कल्चर भी वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बन सकता है। उनकी पोएम्स एक म्यूजिकल फ्लो में चलती है, हर लाइन में कैरिबियन लाइफ की बीट महसूस होती है। एग्जाम्पल, वॉलकॉट के पोएटिक रिदम में एक म्यूजिकल चार्म है जो उन्हें अलग बनाता है। कंक्लूजन, डेरेक वॉलकॉट की पोएट्री एक सेलिब्रेशन है कैरिबियन रिदम और म्यूजिक की। कैलिप्सो ने उनकी पोएट्री को एनर्जी, इमोशन और आइडेंटिटी दी। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए दिखाया कि लोकल कल्चर को ग्लोबल आर्ट में बदला जा सकता है। कैलिप्सो के थ्रू उन्होंने कैरिबियन आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 7. Comment on Patrick White's characterization in the solid mandala. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पैट्रिक व्हाइट ने अपने नोवेल द सॉलिड मंडला में कैरेक्टर्स को कैसे दिखाया है। हमें उनकी पर्सनैलिटी, उनके सिंबॉलिक मीनिंग्स और उनके बीच के कॉन्ट्रास्ट को समझाना है। साथ ही ये भी बताना है कि व्हाइट ने कैरेक्टराइजेशन के जरिए किस तरह से स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल थीम्स को एक्सप्लोर किया। आंसर, इंट्रोडक्शन। पैट्रिक व्हाइट एक ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट और नोबेल प्राइज विनर, जिनके लिखने का स्टाइल डीपली साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल था। उनके नॉवल द सॉलिड मंडला में टू ट्विन ब्रदर्स, आर्थर और वाल्डो ब्राउन, के जरिए ह्यूमन नेचर के दो अलग पहलू दिखाए गए हैं। एक तरफ रीजन और इंटेलेक्ट है और दूसरी तरफ इनोसेंस और स्पिरिचुअलिटी। व्हाइट के लिए कैरेक्टराइजेशन सिर्फ रियल लाइफ दिखाना नहीं है, बल्कि उसके जरिए इंसान के अंदर की दुनिया और उसकी स्पिरिचुअल जर्नी को समझाना है। मेन बॉडी। 1. ड्युअलिटी ऑफ कैरेक्टर्स। ट्विन ब्रदर्स का सिंबलिज्म। नॉवल का मेन आइडिया है ड्युअलिटी, दो अलग लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते पहलू। वॉल्डो इंटेलेक्ट और लॉजिक का सिंबल है, उसमें प्राइड और आइसोलेशन है। आर्थर इनोसेंस, लव और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है। व्हाइट दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हुए भी एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का रिप्रेजेंटेशन है। माइंड और हार्ट दोनों का बैलेंस ही होलनेस देता है। 2. साइकोलॉजिकल रियलिज्म और इनर वर्ल्ड। पैट्रिक व्हाइट ने अपने कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स और इमोशंस को बहुत डीपली एक्सप्लोर किया है। नोवेल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज होती है, जिससे हमें वाल्डो और आर्थर दोनों के अंदर के इमोशंस का पता चलता है। वाल्डो का एरोगेंस एक्चुअली उसके इनसिक्योरिटी से आता है, जबकि आर्थर का इनोसेंस एक स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस दिखाता है।
इस साइकोलॉजिकल डेप्थ के वजह से रीडर्स उनके कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाते हैं। 3. सिंबॉलिक मीनिंग और मैंडाला का कॉन्सेप्ट। सॉलिड मैंडाला नोवेल का सेंट्रल सिंबल है जो कंप्लीटनेस और यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। आर्थर के मार्बल्स या मैंडलस उसके इनर पीस और होलनेस की सर्च का सिंबल है। वॉल्डो फ्रैगमेंटेशन और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस का सिंबल है, जबकि आर्थर एक काम और पूरे सोल को दिखाता है। व्हाइट कैरेक्टराइजेशन के जरिए एक स्पिरिचुअल मैसेज देते हैं कि इंसान तभी कंप्लीट होता है जब उसमें इंटेलेक्ट और इमोशन दोनों एक साथ हो। 4. सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड। नॉवल का सेटिंग मिड 20th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया है, जहां सोसाइटी में कन्फॉर्मिटी और मटेरियलिज्म ज्यादा था। वॉल्डो का डिसैटिस्फैक्शन और आर्थर का एक्सेप्टेंस दोनों अस एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन है। व्हाइट दिखाते हैं कि सोसाइटी को सिर्फ मटेरियल वैल्यू से नहीं, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से बदला जा सकता है। 5. नैरेटिव टेक्निक और स्टाइल। व्हाइट का राइटिंग स्टाइल सिंबॉलिक और पोएटिक है। उनके कैरेक्टर्स सोशल रियलिटी के साथ साथ मेटाफिजिकल मीनिंग्स भी लेके आते हैं। ऑल्टरनेटिंग नरेशन से दोनों ब्रदर्स के पर्सपेक्टिव सामने आते हैं, जिससे उनकी सिमिलैरिटी और कॉन्ट्रास्ट दोनों उभार कर दिखते हैं। कंक्लूजन। पैट्रिक व्हाइट की द सॉलिड मैंडाला एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल नॉवल है जिसमें उन्होंने आर्थर और वाल्डो के जरिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस के दो एक्सट्रीम दिखाए हैं, रीजन और इंट्यूशन। दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होने के बावजूद एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। व्हाइट की कैरेक्टराइजेशन इंसान के इनर वर्ल्ड को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Question 8. Highlight the main themes dealt with in The Stone Angel. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मार्गरेट लॉरेंस के नॉवल द स्टोन एंजल के मेन थीम्स एक्सप्लेन करने हैं। हमें ये बताना है कि नॉवल में प्राइड, एजिंग, मेमोरी और आइडेंटिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स कैसे दिखाए गए हैं। साथ ही गस शिपले के कैरेक्टर के थ्रू यह थीम्स कैसे डेवलप होते हैं, ये भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्गरेट लॉरेंस का नॉवल द स्टोन एंजल 1964 कनेडियन लिटरेचर का एक क्लासिक काम है। इसमें 90 साल की एक औरत गस शिपली अपनी पूरी जिंदगी को याद करती है, उसके घमंड, पछतावा और अकेलापन के साथ। नोवेल में राइटर ने थीम्स जैसे प्राइड, इंडिपेंडेंस, एजिंग और सेल्फ आइडेंटिटी को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया है। स्टोरी एक ऐसी वुमन के इमोशनल स्ट्रगल को दिखाती है जो अपने अस्तित्व और रिस्पेक्ट को समझने की कोशिश करती है। मेन बॉडी। 1. प्राइड और इंडिपेंडेंस का थीम। द स्टोन एंजल का सबसे बड़ा थीम है ग का घमंड। छोटी उम्र से ही वो कभी अपनी वीकनेस नहीं दिखाती। उसका ये घमंड उसे इमोशनली अलग कर देता है। ना वो अपने हस्बैंड ब्रैम से प्यार दिखाती है, ना ही अपने बेटा मावन के साथ प्यार भरा रिश्ता बना पाती है। स्टोन एंजल का सिंबल यहीं से आता है, एक ऐसी मूर्त जो स्ट्रॉन्ग है पर बेजान, बिल्कुल ग की तरह। 2. एजिंग और डेथ का थीम। नोवेल में बुढ़ापे और मौत के साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को दिखाया गया है। ग अपनी इंडिपेंडेंस खो देने के दर्द से लड़ती है। जब उसके बच्चे यूज नर्सिंग होम भेजना चाहते हैं तो वो रेजिस्ट करती है क्योंकि उससे अपने कंट्रोल खो देने का डर है। राइटर ये दिखाती है कि ओल्ड एज सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि इमोशनल चैलेंज भी होता है, जहां इंसान अपनी आइडेंटिटी के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। 3. फैमिली और जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ग के रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ कॉम्प्लिकेटेड है। मावन से उसका रिश्ता डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा है। ये सब उसके फादर के ऑथोरिटेरियन नेचर से आया है, जिसे ग ने अनकॉन्शियसली अपनाया। दूसरी तरफ ग का छोटे बेटा जॉन के लिए प्यार सॉफ्ट साइड दिखाता है, पर वो भी एक्सप्रेस नहीं करती और यही उसकी ट्रेजेडी बन जाती है। 4. आइडेंटिटी और सेल्फ रियलाइजेशन का थीम। नॉवल के एंड तक ग अपने पस्त को समझती है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है। जब वो एक मर रही औरत को पानी पिलाती है तो ये उसकी इमोशनल अवेकनिंग का सिंबल है। यह सीन बताता है कि अपने पेन के थ्रू भी इंसान कंपैशन सीख सकता है। 5. द स्टोन एंजल टाइटल का सिंबलिज्म। टाइटल का स्टोन एंजल एक पावरफुल सिंबल है, स्ट्रेंथ और इमोशनल कोल्डनेस दोनों का। जैसे स्टोन एंजल अपनी जगह खड़ा है, प्राउड पर लाइफलेस, वैसे ही ग भी अपने प्राइड के साथ जिंदगी जीती है। लेकिन एंड तक वो इमोशनल सॉफ्टनेस पा लेती है, यही उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। कंक्लूजन। द स्टोन एंजल एक डीपली इमोशनल नॉवल है जो ह्यूमन प्राइड, एजिंग और आइडेंटिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है।
ग शिप्ले का कैरेक्टर एक ऐसी वुमन है जो अपने घमंड और रिग्रेट के बीच अपने अस्तित्व को समझती है। मार्गरेट लॉरेंस ने इस स्टोरी के थ्रू एक पावरफुल मैसेज दिया है, कंपैशन और सेल्फ रियलाइजेशन हाई लाइफ का असली रिडेम्पशन है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।